जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज टॉपिक के अंदर सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज। इसके पहले हमने इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज जो है ये कैसे कॉन्सेप्ट इसके अंदर है वो हम डील करेंगे और बहुत ही कोशिश करेंगे कि बहुत आसानी से आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चलिए बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज जो है इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला कि भाई इसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रकाशिक समाव्यता। प्रकाशिक समाव्यता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज का मीनिंग होता है प्रकाशिक समाव्यता। अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज पढ़ने जा रहे हैं तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। क्या? फर्स्ट नंबर पे हमको ये याद होना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज में जो आइसोमर होंगे, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज को शो करेंगे, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अणुसूत्र कैसा हो? सेम हो। एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेर शो करने वाले जो आइसोमर होंगे उनमें आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम देखेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम देखेंगे। डिफरेंस क्या में आएगा? तो जो डिफरेंस आता है यहां पर, डिफरेंस आता है डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा में। ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम क्या बोलते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा में क्या आएगा? भिन्नता आएगी। अब ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है ये भी हम समझेंगे। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कंडीशन क्या है वो समझिए। पहली कंडीशन की ऑप्टिकल आइसोमर जो होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा। डिफरेंस क्या में आएगा? डायरेक्शन ऑफ पीपीएल, मतलब उनके पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराने की जो उनकी डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? डिफरेंट होगी। अब इस चीज को समझते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये कैसे समझा जाएगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। इसको जो डिफरेंस वाला जो लाइन है इसको मैं उठाकर यहाँ पर इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि इधर से अच्छे से क्लियर हो। ओके, चलिए यहाँ पर आते आगे देखिएगा। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट में अपन चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिया? पीपीएल लिया। पीपीएल का मतलब क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। ऐसा लाइट जो एक ही प्लेन में ऑसिलेशन करता है, ऐसा लाइट जो एक ही प्लेन में ऑसिलेशन करता है उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है जी। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी मॉलिक्यूल से पास कराया गया। मान लीजिए एक अपन ने चेंबर लिया, उस पर अपन ने किसी मॉलिक्यूल को फील करके रखा है। ठीक है जी। अब इसको अपन ने इस मॉलिक्यूल से पास कराए, इसको पीपीएल को। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है इससे निकल के जो लाइट रिलीज हो रहा है या जो पीपीएल आ रहा है उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। ये जो पीपीएल है इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब ये जो पीपीएल है यहां पर चेंज ऑफ नो चेंज ऑफ डायरेक्शन नो चेंज डायरेक्शन ऑफ पीपीएल, नो चेंज
डायरेक्शन ऑफ पीपीएल, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट की यहां दिशा में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं, पीपीएल को हमने मॉलिक्यूल से पास कराया, मॉलिक्यूल से पास कराने पर हम क्या देख रहे हैं कि पीपीएल की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो पीपीएल से इंटरेक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो हम यहां लिखते हैं डू नॉट इंटरेक्ट विथ पीपीएल, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो पीपीएल से इंटरेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा है। जब भी पीपीएल को किसी मॉलिक्यूल से पास कराया जाता है और उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, उस मॉलिक्यूल के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, तो हम बोलते हैं ऐसा जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है इसने पीपीएल से कोई इंटरेक्ट नहीं किया, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। ऑफ एक सॉरी, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब हिंदी में होता है प्रकाशिक अक्रिय। ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। केस नंबर सेकंड पे आइए, केस नंबर सेकंड पे आइए। अगर हम बात करें केस नंबर सेकंड, देखिएगा केस नंबर सेकंड पे समझने का प्रयास करेंगे। केस नंबर सेकंड में हम क्या बोल रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ओके, देखिए केस नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं। केस नंबर सेकंड में भी हमने क्या लिया? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है जी। इसको हमने किसी मॉलिक्यूल से पास कराया, मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक चेंबर है, ये हमने लिया क्या यहाँ पे? पीपीएल। अब इस पीपीएल को हमने किसी मॉलिक्यूल से पास कराया, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस पीपीएल को हमने मॉलिक्यूल से पास कराया, ओके, इससे हमने पास कराया। तो यहाँ दो कंडीशन पॉसिबल है, क्या? अगर ये मॉलिक्यूल पीपीएल से इंटरेक्ट कर लेता है, इंटरेक्ट विथ पीपीएल, अगर ये जो मॉलिक्यूल है वो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश बोल रहे हैं, जिसका ओसिलेशन एक ही प्लेन पे हो रहा है, इससे अगर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर जाता है, तो इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल हो जाती है, क्या? मॉलिक्यूल या तो पीपीएल को राइट डायरेक्शन में रोटेट करा देगा, ऐसे राइट डायरेक्शन में रोटेट करा दिया, या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करा सकता है, ठीक है। तो देखो पीपीएल को इस मॉलिक्यूल में अपन ने जैसे ही पास कराया पीपीएल को इस मॉलिक्यूल में, तो पीपीएल को इस मॉलिक्यूल ने पीपीएल के साथ इंटरेक्ट किया, और क्या देख रहे हैं कि यहां से दो कंडीशन पॉसिबल हो पा रही है। एक जो है उसमें क्या देखा जा रहा है कि मॉलिक्यूल पीपीएल को राइट डायरेक्शन में रोटेट करवा दे रहा है, एक कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल पीपीएल को लेफ्ट डायरेक्शन में इंटरेक्ट करवा दे रहा है, मतलब रोटेट करवा दे रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां पर बच्चों जब मॉलिक्यूल पीपीएल को राइट डायरेक्शन में रोटेट करवा देगा, तो ऐसे केस में ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको डी से या प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मॉलिक्यूल पीपीएल को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करा दे, लेफ्ट रोटेट करा दे, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं लीवो रोटेटरी, या इसको स्मॉल एल से या माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी। अब ये जो मॉलिक्यूल है जो पीपीएल के साथ इंटरेक्ट करके उसे या तो राइट रोटेट करा दे रहा है या लेफ्ट रोटेट करा दे रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बेटा ऑप्टिकली एक्टिव। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हिंदी में होता है प्रकाशिक सक्रिय मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या करेगा? शो करेगा। क्लियर हो गई बात यहां तक?
तो मैंने दो केस आपको बताए, सॉरी। केस नंबर फर्स्ट में मैंने क्या बोला, पीपीएल को मॉलिक्यूल में पास कराएंगे, पीपीएल को मॉलिक्यूल से पास कराए तो मॉलिक्यूल पीपीएल से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे, और ये जो है प्रकाशिक समायोजकता को प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन एक केस में हमने क्या देखा, पीपीएल को जब मॉलिक्यूल के पास कराते हैं, पास कराएंगे तो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, पीपीएल से इंटरेक्ट कर रहा है, और इंटरेक्ट कर रहा है तो वो दो डायरेक्शन में पीपीएल को रोटेट करा सकता है, या तो राइट डायरेक्शन में या तो लेफ्ट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में रोटेट कराएगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराएगा तो लीवो रोटेटरी बोलेंगे। और ऐसा मॉलिक्यूल जो पीपीएल से इंटरेक्ट कर रहा है उसको हम ऑप्टिकली क्या बोल देते हैं, एक्टिव। और ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये दो केस है। तो डिफरेंस मैंने जो लिखा है था, डायरेक्शन ऑफ पीपीएल जो है, डायरेक्शन ऑफ पीपीएल में क्या होता है, डिफरेंस, आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट केस देखिए, अब यहां पर कंडीशन पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ध्यान से समझिएगा। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन पे आइए। सबसे पहली कंडीशन, अगर मुझे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करना है तो पहली बात तो हमको ऐसा मॉलिक्यूल देखना पड़ेगा जिसपे कायरल सेंटर हो, कायरल सेंटर हो या कायरल कार्बन, कायरल कार्बन बोलो या कायरल सेंटर होना चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे ऑप्टिकल आइसोमर से अगर क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर चेक करने के लिए मुझे बोला जाएगा, तो हम मॉलिक्यूल में सबसे पहले कायरल कार्बन चेक करते हैं। अब कायरल कार्बन का मतलब क्या है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी चार डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा आपको लेके बताता हूँ, समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, इस कार्बन से चार ग्रुप जुड़े, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, ठीक है जी। तो ये जो कार्बन है बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर बेटा कायरल कार्बन, ठीक है। तो आपको जो मॉलिक्यूल दिया जाएगा उसमें आपको ऐसा कार्बन चेक करना है जिसकी चारों वैलेंसी चार डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हो, ऐसे अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए, पहला आपको पॉइंट समझ में आया होगा, कायरल कार्बन ढूंढना है। दूसरा, जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसे होना चाहिए, तो बेटा ये होता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं इसको असममित। जो मॉलिक्यूल है वो कैसे होता है, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कायरल सेंटर रखता है उसको आप किसी भी प्लेन से कट करोगे तो वो दो बराबर हाफ पार्ट में उसको आप नहीं कट कर पाएंगे। ऐसा मॉलिक्यूल जो कायरल सेंटर रखता है उसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसमें सारे सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होते हैं। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा सिमेट्री एलिमेंट की भी। तो ऐसे बोलेंगे आप, ऐसा मॉलिक्यूल जो एसिमेट्रिक है, असममित है, मतलब इसमें सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होते हैं, सममिति के तत्व एब्सेंट होते हैं। और सिमेट्री कौन कौन सी की सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से होते हैं वो आगे हम देखेंगे। तो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिक। थर्ड नंबर देखिए, जो मॉलिक्यूल होगा, जो आपके पास मॉलिक्यूल होगा उसकी एक बात याद रखना है कि ये भाई नॉन सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे वो अपने मिरर इमेज पे जो है बेटा क्या नहीं होने चाहिए, अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। अब ये क्या मतलब आ गया, चलो इसको मैं पहले एक बार हिंदी में लिख दे रहा हूँ फिर उसके बाद इसको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल जो अपने प्रतिबिंब रूप पर, प्रतिबिंब रूप पर
अध्यारोपित अध्यारोपित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। यहां पे इसको लिख देते हैं, अणु जो, एक मिनट, ओके, यहां से लिख दे रहे हैं, अणु जो अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होते। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कायरल कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, ये कायरल कार्बन है, यहाँ पे जुड़ा है फ्लोरीन, यहाँ पे जुड़ा है क्लोरीन, यहाँ पे डैश बॉन्ड पे जुड़ा है, सॉरी वेज बॉन्ड पे मान लीजिए जुड़ा है क्या, ब्रोमीन, और यहाँ पे डैश बॉन्ड पे क्या जुड़ गया है, यहाँ पे जुड़ गया है मान लीजिए आयोडीन। ठीक है जी, अब इसका मैं मिरर इमेज बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे बीच में हम क्या रख देंगे, यहाँ पे मिरर। अगर मैं यहाँ पे मिरर लगाऊं ऐसे, तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या है फ्लोरीन, ये डैश बॉन्ड हमको इधर दिखाई देगा ऐसे, वेज बॉन्ड हमको इधर दिखाई देगा यहाँ पर बीच में, और यहाँ पर जो है हमको क्लोरीन दिखाई देगा। देखो ये जो लेफ्ट वाला ग्रुप है वो राइट पे जाता है, जो राइट वाला ग्रुप है वो मिरर इमेज में किधर आता है, लेफ्ट पे, याद रखना, बीच वाला तो बीच पे ही रहेगा। ठीक है, ये हमने मिरर इमेज बनाया जी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये मिरर इमेज में मैंने क्या बोला, अभी जो लाइन बोली है उसको रिपीट करते हैं, कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोज होने चाहिए अपने मिरर इमेज में। मतलब कहने का ये है कि इस मिरर इमेज, ये दो जो मिरर इमेज मैंने बनाया, इसमें से इसको उठा के इसके जस्ट ऊपर में रख दूं, तो क्या सेम ग्रुप एक दूसरे को ढक पा रहे हैं? नहीं ढक पाएंगे। कैसे? इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर रख दूं, तो ये क्लोरीन किसके ऊपर आएगा, आयोडीन के, ब्रोमीन तो ब्रोमीन के ऊपर आएगा, लेकिन ये आयोडीन किसके ऊपर जाएगा, क्लोरीन के। मतलब सेम मिरर इमेज को उठा के अपन ऐसे रख दें, तो बेटा ये एक दूसरे के जो ग्रुप होंगे यहाँ पर, या सेम ग्रुप को नहीं ढक पाते हैं, इसलिए हम यहाँ बोलते हैं कि ये अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे आइसोमर जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते, ठीक है, उनको अपन क्या बोलना चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, चौथी कंडीशन पे आइए। फोर्थ कंडीशन है, लास्ट कंडीशन देखिएगा क्या है। जो भी मॉलिक्यूल आपके पास होंगे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करेंगे, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मॉलिक्यूल होता है बेटा, उसमें सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होने चाहिए। सिमेट्री एलिमेंट क्या होने चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। सममिति के सममिति के तत्व अनुपस्थित होने चाहिए। अब ये सिमेट्री एलिमेंट क्या चीज है वो समझ लो थोड़ा सा। कितने सिमेट्री एलिमेंट मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं या होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं? तो सिमेट्री एलिमेंट की जनरली अगर हम चर्चा करें, तो सिमेट्री एलिमेंट जो है ये होते हैं तीन टाइप के, हम लोग जनरली पढ़ते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी, शॉर्ट पे क्या बोलते हैं वो देख लो। प्लेन ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं पीओएस, सेंटर ऑफ को बोलते हैं सीओएस, और एक्सिस सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं एओएस। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री को बोलेंगे सममिति का तत्व, सॉरी सममिति का तल, सममिति का तल। सेंटर ऑफ सिमेट्री को बोलेंगे सममिति का केंद्र, और तीसरे नंबर पे आता है सममिति का अक्ष। अब ध्यान से बात सुनने वाली क्या है कि हमने बोले ऐसा मॉलिक्यूल हमको देखना है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करेगा, जिनमें तीनों नहीं होनी चाहिए। भाई सिमेट्री एलिमेंट क्या होने चाहिए, बोले एब्सेंट। मतलब ये तीनों, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों क्या होने चाहिए, एब्सेंट।
तो भाई सबसे पहले ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आप पता लगाओगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे पता लगाओगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे पता लगाओगे, ये इस पे सबसे पहले अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आपको 4 पॉइंट याद रखना है। ऑप्टिकल आइसोमर को जब हमको सर्च करना है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये 4 कंडीशन सबसे पहले देखेंगे। पहला क्या, कायरल कार्बन हो, दूसरा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो, तीसरा मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पे सुपर इंपोज ना हो, और चौथी कंडीशन उसमें प्लेन ऑफ उसमें सिमेट्री एलिमेंट जो ये 3 प्रकार के हैं वो अब्सेंट होना चाहिए। चलिए यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे डिस्कस करते हैं, तो देखो यार ध्यान से, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जरा इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल, देखो ये जनरली इसको अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे काल्पनिक तल बोल सकते हैं जिसको किसी मॉलिक्यूल से अगर हम पास कराते हैं, और पास कराने पर अगर वो मॉलिक्यूल जो है वो 2 बराबर हाफ पार्ट में ब्रेक हो जाता है, तो ऐसा जो प्लेन होगा उसी को आप बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, देखिएगा, ये हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है। मैं एक दो पहले स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, उसके बाद अपन देखते हैं जरा। ओके, ओके, चलिए यहीं देख। अब ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है ये वाला, ठीक है, इसको साइक्लोब्यूटेन बोल देते हैं अपन। क्या बोल देते हैं, साइक्लोब्यूटेन। अगर मैं यहां से बच्चों, अगर मैं यहां से ये प्लेन पास कराऊं, ध्यान से समझिएगा, यहां से मैं अगर ऐसा प्लेन पास कराऊं, देखो यहां से, ठीक है, तो क्या मॉलिक्यूल 2 बराबर भागों में कट रहा है, ठीक है जी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पीओएस। क्या प्रेजेंट है, पीओएस। ये मॉलिक्यूल को 2 बराबर हाफ पार्ट में कट रहा है। क्या और भी पीओएस प्रेजेंट है यहाँ पर, बिल्कुल। अगर मैं ऐसे चल लूं तो क्या ये 2 बराबर भागों में नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। मतलब हम बोलेंगे बेटा यहाँ पर भी क्या है, पीओएस है। अब एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पीओएस भी हो सकते हैं, किसी किसी मॉलिक्यूल में नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये 2 पीओएस हो गया। क्या मैं ऐसे पीओएस देख सकता हूँ, क्या देखो जरा, अगर मैं यहां से ऐसे ऐसे अगर कोई प्लेन पास करा दूं, तो क्या ये मॉलिक्यूल तो बराबर भागों में कट रहा है, मतलब हम बोलेंगे यहां से पीओएस है। अगर मैं ऐसे लाइन पास करा दूं, ठीक है, ऐसे अगर मैं लाइन पास करा दूं, तो यहां से भी मॉलिक्यूल 2 बराबर भागों में बट रहा है, मतलब यहाँ पे पीओएस है। ये लाइन डाले तो यहां से मॉलिक्यूल 2 बराबर भागों में बट रहा है, तो यहाँ पे पीओएस है। तो ऐसा कोई प्लेन जिसको अगर हम किसी मॉलिक्यूल किसी प्लेन से अगर पास कराएं, और वो मॉलिक्यूल अगर 2 बराबर हाफ पार्ट में ब्रेक हो रहा है, मतलब हम बोलेंगे वहां पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे इस मॉलिक्यूल में भी देखो, यहां से अगर मैं यहां से प्लेन पास करा दूं इस पॉइंट से, तो क्या ये 2 बराबर भागों में बट रहा है, बिल्कुल। मतलब हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पीओएस प्रेजेंट होगा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पीओएस प्रेजेंट होगा, मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, हम देखेंगे कि वो जो है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज को जो है वो शो नहीं करेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे, ठीक है जी। और एक एग्जांपल देख लेते, चलो ये मैंने 5 कार्बन वाला एक एग्जांपल ले लिया। बताओ कि यहाँ पीओएस है, यस। यहां से अगर मैंने प्लेन पास कराया तो यहाँ पे भी पीओएस प्रेजेंट है, ठीक है जी। ओके, ऐसे रखो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, पीओएस, मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको पीओएस दिख गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर दिख रही है, तो आप सीधे आप बोलो यहाँ पे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से भी देखो क्या प्लेन पास करके 2 पार्ट में बांट सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से बांट सकते हैं। यहाँ से है एक, एक यहाँ से भी तो एक्सिस डाल सकते हैं ऐसा वाला। ये देखो 2 बराबर भाग में कट जाएगा यहाँ से भी। अगर मैं इस प्लेन से डालूं ऐसे, तो भी मॉलिक्यूल को 2 बराबर भागों में काट सकते हैं ऐसे। तो ये प्लेन जो आपको दिख रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेन से मैं 2 बराबर भागों में बांट रहा हूँ मॉलिक्यूल को, इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है,
तो आप समझ जाइए वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जितने भी मॉलिक्यूल मैंने लिखा हूं यहाँ पर, ये सारे के सारे बेटा ये हो जाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आया होगा। सेकेंड नंबर पे आइए, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसको हम बोलते हैं सममिति का केंद्र। क्या बोलते हैं? सममिति का केंद्र। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर पॉइंट में प्रेजेंट ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के केंद्र में प्रेजेंट ऐसा पॉइंट जिसे दो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाने पर सेम ग्रुप हमको मिले, तो ऐसा पॉइंट कहलाता है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलो चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। ध्यान समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं किसका? बेंजीन का। देखिए यहां पे मैंने बनाया बेंजीन, ये देखो यहां बेंजीन बनाया। अब इसके सेंटर पे मैं एक पॉइंट यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसमें अगर मैं इस पॉइंट को इधर इतना बढ़ाऊं, ठीक है, यहां पर क्लियर है, सेम इसी पॉइंट से इधर जस्ट इसके अपोजिट चलूं, तो मुझे इतनी ही दूरी पर यहां पर एक सेम ग्रुप दिखाई देगा। यहां पर एक सेम ग्रुप दिखाई दे रहा है। वैसे ही इस पॉइंट को अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में यहां पे बढ़ाऊं, यहां इस पॉइंट तक, तो मुझे एक ग्रुप यहां मिल रहा है। ठीक, सेम इस पॉइंट को अगर मैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाऊं, तो एक ग्रुप मुझे यहां पे मिल रहा है, सेम ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, फिर इधर चलो, इस पॉइंट को, इस पॉइंट से मैं अगर इस डायरेक्शन में चलूं, तो इतनी दूरी पर एक ग्रुप मुझे मिल रहा है। सेम अपोजिट डायरेक्शन में मैं इधर चलूं, तो मुझे उतनी दूरी पे एक और ग्रुप मिल रहा है। मतलब बेंजीन मॉलिक्यूल जो होगा, इसके अंदर, इसके सेंटर में एक ऐसा पॉइंट है जिसको दो अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने पर या अपोजिट डायरेक्शन में सेम दूरी तक ले जाने पर मुझे सेम ग्रुप मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है बेटा बीच वाला, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक और एग्जांपल पे बताता हूं मैं, ध्यान समझिएगा। ये था बेंजीन मॉलिक्यूल। क्या था? बेंजीन मॉलिक्यूल। ये था आपके पास बेंजीन मॉलिक्यूल। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे आते हैं। मान लीजिए मैंने इथेन मॉलिक्यूल के अंदर अगर बात किया, इथेन मॉलिक्यूल अगर मैंने यहाँ पे लिखा, तो इथेन का सूत्र क्या होता है? CH3CH3। ठीक है जी, ये इथेन का सूत्र है। अब इथेन मॉलिक्यूल में अगर मेरे को सेंटर ऑफ सिमेट्री बताना है, कैसे करेंगे? तो देखिए जरा, मान लीजिए मेरे पास ये दो कार्बन है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। ठीक है जी, अब यहां से क्या लगे हुए हैं? दोनों कार्बन के पास तीन तीन क्या लगे हैं? हाइड्रोजन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन मैंने यहां माना, इसका तीन हाइड्रोजन जुड़े। वैसे सिमिलरली इस कार्बन से भी तीन क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन। क्या जुड़े हैं? तीन हाइड्रोजन। ये मैंने हाइड्रोजन को व्हाइट वाले बॉन्ड से दिखा दिया, और यहाँ पे क्या लगा है? हाइड्रोजन लगा है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर कर दूं, ये यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इसके सेंटर में एक पॉइंट है जिसको मैं दो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाऊं, तो मुझे सेम ग्रुप मिलेंगे। देखो जरा ध्यान से, इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, तो एक हाइड्रोजन मुझे मिल रहा है। सिमिलरली इसको मैं ऊपर की ओर लेके जा रहा हूं, तो मुझे एक हाइड्रोजन यहां मिल गया। मतलब देखो, इस पॉइंट से दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब सेम ग्रुप मिल रहा है। सिमिलरली ये वाले जो पॉइंट है, इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊं, तो मुझे इतनी दूरी पर यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिला। सिमिलर, अगर इसी पॉइंट से मैं इस डायरेक्शन में पीछे चलूं, तो मुझे एक ग्रुप यहाँ पे सेम वाला मिल गया। ठीक, सिमिलरली इधर से मैं इस ग्रुप इस डायरेक्शन में चलूं, तो एक मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है। जस्ट इसके अपोजिट उतनी ही दूरी पे मुझे दूसरा हाइड्रोजन भी यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये जो आपको पॉइंट यहाँ दिख रहा है इथेन में, इसको हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बोल देते हैं। बोलो क्लियर हो गई यहां तक बात आपको? दो पॉइंट मैंने या फिर दो सिमेट्री एलिमेंट आपको अभी कंसीडर करा दिए हैं। तीसरे सिमेट्री एलिमेंट के ऊपर आते, जिसका नाम क्या है बताओ? जिसका नाम है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीसरे नंबर पे आता है
तीसरे नंबर पे आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, सममिति का अक्ष। ठीक है जी। अब सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है वो समझिए। अगर किसी मॉलिक्यूल को मैं 360 डिग्री रोटेट करा दूं, ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल को मैं 360 डिग्री रोटेट करा दूं, उसके सेंटर पॉइंट से, अगर कोई मॉलिक्यूल उसके सेंटर पॉइंट से मैं एक्सिस पास कराऊं और उसको 360 डिग्री सेल्सियस घुमाऊं, तो सेम स्ट्रक्चर जितने बार अगर मुझे मिलती है उसके अकॉर्डिंग हम उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिसाइड करते हैं। चलो देखते हैं, आपको क्लियर होगी चीजें। देखिएगा जरा ध्यान से। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल रोटेट ऑन, मॉलिक्यूल रोटेट ऑन 360 डिग्री। अगर किसी मॉलिक्यूल को 360 डिग्री तक हम घुमाते हैं, तो घुमाने पर अगर सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर 2 टाइम आती है, कितने टाइम, 2 टाइम आती है, तो ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम बोलते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल से और क्लियरिटी आएगी, समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर, यहां पे ही लिख देता हूं मैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल आप देखोगे, जैसे यहाँ देखोगे आप BeCl2 का एग्जाम्पल, BeF2 का एग्जाम्पल देख लोगे, यहाँ पे CO2 का एग्जाम्पल देख लोगे, यहाँ पे C2H2 का एग्जाम्पल आप देख लेंगे। तो ये जो है हमारे पास, जैसे बेरिलियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइड, ठीक है जी, इनमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती। कैसे आप समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास BeCl2 है, ध्यान समझिए का प्रयास करेंगे। BeCl2 में बेटा बेरिलियम क्लोराइड, इसका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, लीनियर। कैसा होता है, लीनियर। इनके बीच में अगर मैं बॉन्ड एंगल की चर्चा करूं, तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना आता है, 180 डिग्री का। ठीक है जी, क्या आता है, 180 डिग्री का बॉन्ड आता है। अब मैं यहाँ से बीच से प्लेन पास कराऊं बेरिलियम के ऊपर से, और इसको 360 अगर रोटेट करवाना चाहूं, तो 360 रोटेट करवा के मुझे सेम स्ट्रक्चर मिलेगी। तो 360 डिग्री अगर किसी मॉलिक्यूल को रोटेट कराएंगे तो कितनी सेम स्ट्रक्चर मिल रही है वो सब पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो अगर मैं इसको 180 रोटेट कराऊं तो एक बार सेम स्ट्रक्चर मिलेगी, फिर 180 रोटेट कराऊं तो एक बार और सेम स्ट्रक्चर मिलेगी। मतलब टोटल 360 डिग्री रोटेट कराने पे मुझे कितनी सेम स्ट्रक्चर मिलेगी, 2 बार। क्लियर। चलो आपको मैं बता देता हूं एग्जांपल, फिर मिटा देंगे इसको। अगर मैंने फर्स्ट टाइम 180 रोटेट कराया, पहले कितनी रोटेट कराया, 180। अब ये क्लोरीन को अगर मैंने यहाँ पे 1 नंबर दे दिया, ये क्लोरीन को मैंने 2 नंबर दिया, तो 180 रोटेशन अगर मैंने कराया बेटा, तो ये वाला जो क्लोरीन है Cl, ये 2 नंबर वाला इधर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, बेरिलियम, और ये Cl, ये फर्स्ट नंबर वाला इधर आ जाएगा। क्लियर। फिर मैंने 180 का रोटेशन कराया, तो अब यहाँ पे Cl, बेरिलियम और ये Cl आ गया। अब ये Cl1 वाला आ गया और ये Cl सेकेंड नंबर वाला आया। तो टोटल 180 मतलब सॉरी, टोटल 360 का जो रोटेशन आप दोगे, है ना, उस पे सेम स्ट्रक्चर कितने बार मिल रही है, 2 बार मिल रही है। इसलिए आप ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसको क्या बोलते हैं, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पर बोल देते हैं। ठीक है जी। अब देखो दूसरा केस, देखो केस नंबर फर्स्ट तो ये हो गया है। केस नंबर सेकंड देखिएगा, केस नंबर सेकंड देखिए, केस नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है जी। इसी के बाद अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं, अगर 360 डिग्री घुमाया आपने किसी मॉलिक्यूल के सेंटर से, किसी किसी मॉलिक्यूल के सेंटर से अगर एक्सिस पास करा के उसको 360 डिग्री अगर आपने घुमाए, तो सेम स्ट्रक्चर बेटा, सेम स्ट्रक्चर कितने टाइम आ जाए, 3 टाइम आ जाए, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे उसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्या है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब एक बात और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जिन भी मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, उनमें बेटा बॉन्ड एंगल याद रखना थोड़ा सा, क्या बॉन्ड एंगल याद रखना कि बॉन्ड एंगल उनमें कितना आता है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल आएगा। जिन भी मॉलिक्यूल में दो निकटतम बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल जो है वो 180 आएगा, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री डन है, होगी। ठीक। यहाँ पर देखो किसी मॉलिक्यूल का रोटेशन 360 कराए, सेम स्ट्रक्चर 3 टाइम आई,
तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पर जो होंगे। अच्छा यहाँ पर एक और चीज कि भैया C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, बोले ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना आएगा ऐसे मॉलिक्यूल में? तो बेटा बॉन्ड एंगल याद रखना, यहाँ पे 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल आएगा मॉलिक्यूल्स में, दो निकटतम बॉन्ड के बीच में। ठीक है जी, कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? तो सर यहाँ पे BF3 हो जाएगा, यहीं पर आपके पास BCl3 हो जाएगा, यहीं पर बेटा आपके पास कौन हो जाएगा? मैक्सिमम टाइम जो है, जो मैक्सिमम आपके एग्जाम्पल है उसकी बता रहा हूँ, दूसरे भी एग्जाम्पल यहाँ पे एक दो देखने को मिल सकते हैं। BF3 BCl3 यहीं पर आप देख सकते हो, आप C2H4 देख सकते हैं। ठीक है जी, और भी काफी सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अभी हम इतने की बात करेंगे। जैसे BF3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहां बना के बता रहा हूं मैं आपको, देखो BF3 में बोरॉन से कितने फ्लोरीन जुड़े हैं? 3। ठीक है जी, अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इनके बीच के बॉन्ड एंगल की चर्चा करूं तो दो निकटतम बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा BF3 में? तो बेटा यहाँ पे होता है 120, यहाँ पे भी कितना होता है 120, यहाँ पे भी कितना है 120। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को टोटल यहाँ बीच से एक एक्सिस पास करा दूं बोरॉन के ऊपर से और 360 घुमा दूं, तो पहले 120 पे एक बार सेम स्ट्रक्चर मिलेगी, दूसरे 120 पे दूसरी बार सेम स्ट्रक्चर मिलेगी, और तीसरे बार जब 120 का रोटेशन होगा तो तीसरे बार सेम स्ट्रक्चर मिलेगी। मतलब मैं 360 डिग्री अगर इसको घुमा रहा हूं तो मुझे सेम स्ट्रक्चर कितने बार मिलेगी? 3 बार। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है बताओ? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लास्ट एग्जांपल और एक बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर बेटा, अगर आपके पास मॉलिक्यूल को 360 रोटेट कराने पर सेम स्ट्रक्चर कितने बार मिल जाए? सेम स्ट्रक्चर मिल जाए 4 टाइम। कितने टाइम मिल जाए? 4 टाइम मिल जाए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। क्या बोलेंगे? C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। और बेटा बॉन्ड एंगल की अगर हम चर्चा कर लें तो बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे दो निकटतम बॉन्ड के बीच का एंगल जनरली कितना देखा जाएगा? 90 डिग्री का देखा जाता है। जैसे एग्जांपल में बताता हूं उससे क्लियरिटी आती है। जैसे यहाँ पे आपके पास PTCl4 NiCl4 और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो PTCl4 में क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो इस टाइप से होता है। मैं इधर बता देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। जैसे PTCl4 में ये प्लेटिनम है, यहाँ पे एक क्लोरीन ऐसे लगा है, एक क्लोरीन ऐसे लगा है, एक क्लोरीन ऐसे लगा है और एक क्लोरीन ऐसे लगा है। इसका जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है इसको हम बोलते हैं बेटा स्क्वायर प्लेनर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या होता है? वर्ग समतली। जब हम कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर जो है ना, वहां पर इसको ज्यादा डील करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो यहां पर देखो जरा, ये जो प्लेटिनम है इसके साथ चार जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो एक्चुअल में हमको कुछ इस टाइप से नजर आते हैं। देखिएगा, ये आपस में जो है ऐसे रहते हैं, ये कैसे आपस में जोड़ दें तो एक स्क्वायर फॉर्म में अरेंज रहते हैं ऐसे। ठीक है जी, ये ऐसे स्क्वायर फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ठीक है, अब इनके बीच अगर मैं एंगल की बात करूं तो दो निकटतम बॉन्ड के बीच का एंगल कितना? 90। यहां पे भी कितना? 90। यहां पे भी कितना? 90। यहां पे भी कितना आ रहा है? 90। तो टोटल बॉन्ड एंगल 9 चौक कितना हो गया? 36, 360 डिग्री का हो गया। अब बताओ मैं अगर 90 90 का रोटेशन दूं, 360 डिग्री अगर मेरे को क्या करवाना है? कंप्लीट रोटेशन कराना है, तो 90 90 का अगर रोटेशन दूं तो सेम स्ट्रक्चर कितने बार मिलेगी? 4 टाइम मिलेगी। इसलिए हम बोलते हैं यहां पर कि ये जो मॉलिक्यूल इस टाइप के होते हैं उसमें C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है जी, तो हमने अभी कितने टाइप की सिमेट्री देखी? 3 टाइप की, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब हमारे पास आता है क्या? अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आता है? टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। कि ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, चलिए देखिएगा, समझिएगा। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर या आइसोमेरिज्म की बात कर लो। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है? ठीक है,
तो यहां पर जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है, इसको मिरर इमेज के बेस पर, या ऑप्टिकल आइसोमर जो होंगे उनको उसकी मिरर इमेज के बेस पर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। तो ध्यान से समझिएगा, बेस्ड ऑन मिरर इमेज, मिरर इमेज के बेस पे जो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर है उनको कितने पार्ट पे डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स पे। ठीक है जी। अगर मिरर इमेज है, अगर मिरर इमेज है, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज हो भी सकते और मिरर इमेज नहीं भी हो सकते। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो मिरर इमेज होंगे उनको फिर से फर्दर टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। ध्यान सुनिएगा, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज हो सकते हैं उनको दो टाइप से हम बोलते हैं। एक होता है एनांसियोमर, इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब रूप, हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रतिबिंब रूप। ठीक है। और दूसरा होता है आइडेंटिकल, एक समान रूप। ये सेम संरचना होती है। ठीक है। दूसरा होता है आइडेंटिकल, मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमर को उनकी मिरर इमेज के बेस पे दो पार्ट पे बांटा गया। अगर वो मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के तो या तो वो एनांसियोमर हो सकते हैं या फिर आइडेंटिकल हो सकते हैं। लेकिन वो अगर आपस में मिरर इमेज नहीं है तो वो यहां पर एक ही टाइप का रहेगा बेटा, वो होगा डाई स्टीरियो आइसोमर। इसको हम हिंदी में बोलेंगे क्या? अप्रतिबिंब रूप। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्रतिबिंब रूप। ठीक है जी। तो भाई हमने क्या देखा कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे उनको उनकी मिरर इमेज के बेस पे दो टाइप्स में बांटा गया। एक एनांसियोमर, सॉरी मिरर इमेज अगर वो आपस में है तो उनको हम दो पार्ट में फिर देखेंगे, एनांसियोमर और आइडेंटिकल। और अगर ये ऑप्टिकल आइसोमर मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के तो ऐसे केस में उसको हम क्या बोल देंगे? डाई स्टीरियो आइसोमर। अब ये तीनों को अपने को डिटेल पढ़ना है, बहुत आसान है, इनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं, कैसे इनकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें हम एक एक करके अब सीखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले नंबर पे आता है एनांसियोमर। ठीक है। तो आप सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? एनांसियोमर आता है। अब ध्यान से सुनते जाइए, कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए। ठीक है जी। तो देखिएगा ध्यान से, पहले नंबर पे आता है एनांसियोमर। इसको अपन ने हिंदी में क्या बोले थे अभी? प्रतिबिंब रूप। ठीक है जी। इसको हम बोल रहे थे क्या? प्रतिबिंब रूप। ओके। चलिए, अब यहां पर सबसे पहली बात क्या है कि अगर मैं एनांसियोमर की बात करूं तो एनांसियोमर में क्या क्या हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे जो हमको बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल माइंड में सेट भी रहे और उससे हम क्वेश्चन लगा लें। तो ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहली बात कि जो हमारे पास कायरल कार्बन होगा उससे जो ग्रुप जुड़े होंगे, देखो एनांसियोमर ऐसे दो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे जिनमें हम डिफरेंस कर रहे हैं। ध्यान सुनना, पहली बात कि इनमें कनेक्टिविटी सेम होगी। जो कायरल कार्बन होगा उसमें जो ग्रुप होंगे बेटा उनकी कनेक्टिविटी कैसी होगी? सेम। ठीक है। दूसरी बात कि इनके जो मिरर इमेज होंगे, इनके जो दर्पण प्रतिबिंब होंगे वो भी कैसे होंगे? सेम। मिरर इमेज भी कैसे होंगे? सेम। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? एनांसियोमर के अंदर अगर हम क्या बात करें कि एनांसियोमर जो है ये नॉन सुपर इम्पोज होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज होने चाहिए। नॉन सुपर इम्पोज होने चाहिए का मतलब क्या है? ये अध्यारोपित नहीं होना चाहिए अपनी मिरर इमेज के ऊपर। इसको मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। तो ये नॉन सुपर इम्पोज का मतलब है अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनअध्यारोपित। ये अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट, यहां पे
प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसी हो? एब्सेंट हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। और चौथी कंडीशन क्या है? ये जो दो कंडीशन मैं आपको अब लिखवा रहा हूं, ठीक है, वो समझना। ठीक, दो कंडीशन जो हम लिखवा रहे हैं इसके बाद वो उसको समझेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, उसका क्या मतलब है? सममिति के तत्व, सममिति के तल, सममिति का तल जो है वो अनुपस्थित होना चाहिए। सिमेट्री एलिमेंट मैंने बताया है, उसमें आप थोड़ा सा याद रखना। सिमेट्री ओके। अब देखो जो दो सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी, क्या आएगी कि आपके पास जो इनैंसियोमर के जो पेयर होंगे, या तो उसमें 1 चिरल कार्बन होगा या 2 चिरल कार्बन होगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहली बात, तो अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 1 चिरल कार्बन कंटेन कर रहा है, वो 1 चिरल कार्बन कंटेनिंग, 1 चिरल कार्बन कंटेनिंग मेरे पास क्या हो? कंपाउंड हो, कोई यौगिक, तो उसके जो दो पेयर आपको दिए जाएंगे जिसको हम एनाइंसिमर बोलेंगे, उसमें क्या डिफरेंस होगा? तो बेटा ये एक बात याद रखना, उस पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे होना चाहिए? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, क्लियर होगी बातें। अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पर, अगर हमारे पास यहां पर ये दो पेयर दिए, देखिएगा थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे हमारे पास दो पेयर दिए गए हैं। मान लीजिए यहाँ एक चिरल कार्बन है, यहाँ पे भी एक क्या है? चिरल कार्बन है, ठीक। अब ये दोनों में जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे ए, बी, सी और ये डी, ये ग्रुप लगे हैं। और इसमें भी दो मतलब चार डिफरेंट ग्रुप वही वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला सी, यहाँ पे क्या बोल दिया अपन ने? बी, यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने? डी, और यहाँ पे क्या बोल दिया? ए। ठीक है जी। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला पेयर है, ध्यान सुनिएगा, ये फर्स्ट वाला पेयर है, ये सेकेंड वाला पेयर है। अब ये दोनों में आपको क्या बोल रहा है कि भाई ये दोनों जो है, इनको आपको पता करना है कि अगर ये ऑप्टिकल आइसोमर है तो कौन से? एनांसियोमर है, आइडेंटिकल है, या डायस्टेरियोमर है। तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक चिरल कार्बन है जी दोनों में, ठीक है। तो हम लोग इनका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन होगा इस चिरल कार्बन का, तो इसका क्या होना चाहिए? यस। इसका क्या होना चाहिए? एस। पहली कंडीशन जो आपको मैंने लिखवाई थी वो तो पहले समझ लो आप। कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए, मतलब इस चिरल कार्बन से जो चार ग्रुप लगे हैं वही सेम इस चिरल कार्बन से भी चार ग्रुप सेम होने चाहिए। दूसरी बात कि मिरर इमेज सेम होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगा दूं, यहाँ पर क्या लगा दूं? यहाँ पर एक मिरर लगा दूं। क्या लगा दूं? एक मिरर लगा दूं जी। एक क्या लगा दिए? यहाँ पे मिरर लगा दिए। तो क्या ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? यस, मिरर इमेज भी है। क्या इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर ऐसे उठा के रखूं तो क्या सुपर इंपोज कर लेगा? नहीं करने वाला है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे नॉन सुपर इंपोज होंगे। और प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी नहीं, कायरलिटी जहां पर है वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री केवल मीजो कंपाउंड के अंदर देखेंगे, वो अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन ये वाली समझ में आई क्या कि 1 चिरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए। मतलब आर है तो क्या हो जाए? एस। अगर यहाँ एस रहता तो क्या आ जाता है? ये आर। एंड सेकेंड नंबर पे एक और पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है कि अगर बच्चों एग्जाम्पल के अंदर अगर दो कायरल सेंटर आ गए तो फिर कैसा करेंगे? अगर दो कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अगर हो, इसमें भी सेम केस यही है क्या कि कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी कैसा रहेगा? डिफरेंट। तो यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, या कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखोगे? डिफरेंट। कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? यहाँ पे भी डिफरेंट। कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपका आने वाला है। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल बता दूं फटाफट से। देखो यहाँ पर मैंने दो ग्रुप लिया, यहाँ पर मैंने
दो कैरल कार्बन वाले कॉन्फ़िगरेशन लिए हैं, देखिएगा। मान लीजिए इस कायरल कार्बन पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला आर, इस पे भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला आर। तो इसका जो जस्ट सेकेंड नंबर पे, इसके जस्ट सेकेंड नंबर पे जो इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, जिसको मैं एनांसियोमर बोलूंगा, उस पे कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट होना चाहिए। अगर यहाँ दोनों कैरल कार्बन अगर आर आर आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों का क्या बोलना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, एस एस होना चाहिए, तब जाके ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के एनांसियोमर कहलाएंगे। चलो मैं अब एग्जाम्पल से बात करूंगा। इतनी कंडीशन जो मैंने बताई है एनांसियोमर को आइडेंटिफाई करने के लिए सफिशियंट है। एग्जाम्पल से और क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। चलो पहले नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के मॉलिक्यूल में अब यहाँ पर आइए, यहां देखिए कायरल कार्बन से जो चार ग्रुप जुड़े हैं, वही चार, इस कार्बन से जो चार ग्रुप जुड़े हैं वही सेम कार्बन से यहाँ पे भी चार ग्रुप जुड़े हैं, मतलब कनेक्टिविटी सेम है। ठीक है, क्या आप यहाँ बीच में अगर कहीं पे मिरर लगाते हैं तो क्या मिरर इमेज आपको सेम दिखेगी? यस। यहां से अगर मैं एक मिरर लगा दूं तो मिरर इमेज तो मेरे को दिखाई दे रही है। तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, एनांसियोमर है। लेकिन पर भी हम यहाँ पर क्या करके देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर दूं, वरीता नंबर, वरीता देते हैं वरीता टेबल से, तो इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा ऑक्सीजन को, सेकेंड नंबर किसको मिलेगा, जी वाले कार्बन को, थर्ड नंबर यहाँ मिलेगा और फोर्थ नंबर यहाँ मिलेगा। अगर आपको ये वरीता देना नहीं पता है तो आपको कैसे वरीता दे रहे हैं ग्रुप को, अगर ये नहीं आता है तो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर है उस पे जो क्या बोलना चाहिए उसके अंदर जो क्या बोलना चाहिए हमारा लेक्चर है आर एस नॉमेनक्लेचर वाला, उस पे आप जाकर देख लीजिए, उससे आपको कैसे वरीयता देना है ग्रुप में वो आप सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और ये 4, फर्स्ट वरीयता गई ऑक्सीजन वाले ग्रुप को, सेकंड वरीयता गई इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन वाले ग्रुप को, थर्ड वरीयता गई कार्बन को और फोर्थ वरीयता किसको गई, हाइड्रोजन को। अब हम 1 2 3 पे ऐसा तीर चलाते थे, आपको याद होगा 1 2 3 ऐसे डायरेक्शन में अपन क्या चला रहे, तीर चला रहे, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्लॉकवाइज अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आर, लेकिन होगा क्या बेटा, एस। उसका रीजन क्या है कि फोर्थ वरीयता ग्रुप कहाँ है, हॉरिजेंटल। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर मिलेगा OH ग्रुप के कार्बन, OH ग्रुप को, सेकेंड नंबर COH ग्रुप को, थर्ड नंबर CH3 ग्रुप को और फोर्थ नंबर किसको मिल रहा है, H को। अब 1 2 3 चलो, 1 2 3 तीर लगा के दिखाओ। तो 1 2 3 आप जा रहे हो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, आर। क्यों, क्योंकि फोर्थ वरीयता ग्रुप कहाँ है, फिर से हॉरिजेंटल, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज। तो देखो पहला और सेकेंड जो मॉलिक्यूल है इनमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, मतलब पहला मॉलिक्यूल जो है बेटा इसको अपन बोलेंगे क्या, बताओ, इसको हम बोलेंगे एनांसियोमर पेयर, मतलब ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है, या इनको हम एनांसियोमर बोलेंगे। ठीक है जी, सेकेंड नंबर पे आओ। यहां पर इस कायरल कार्बन से जो ग्रुप जुड़े और इस कायरल कार्बन से जो ग्रुप जुड़े क्या वो सेम है, कनेक्टिविटी सेम है? ठीक है जी, सेम है। अगर, अब ध्यान से सुनना, आपको मैं बोलूं क्या ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका मिरर इमेज है, बिल्कुल। आपको कैसे देखना है, देखो ध्यान से, अगर मैं इस मॉलिक्यूल के यहां नीचे पे मिरर लगा दूं ऐसे देखो, तो क्या मुझे ये वाला मॉलिक्यूल मिल जाएगा जो ऊपर लिखा है CH2OH। यहाँ पे राइट में क्या था OH, लेफ्ट पे क्या था H और ऊपर क्या था CHO। तो ऊपर जो चीज है वो आ जाएगी अब किधर, नीचे। तो क्या ये वाला और ये मॉलिक्यूल मैच हो रहा है, मतलब मिरर इमेज तो है। तो सीधे अपन लगा भी सकते हैं कि मिरर इमेज तो है भैया, तो अपन सीधे लगा सकते हैं क्या कि ये एनांसियोमर है। लेकिन हम यहाँ पर एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, एक बार क्या चेक कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले वरीयता देंगे, तो वरीयता देंगे तो इस ऑक्सीजन को क्या मिलेगी, फर्स्ट वरीयता। दूसरी वरीयता CHO ग्रुप के कार्बन को मिलेगी, तीसरी वरीयता CH2OH ग्रुप के कार्बन को मिलेगी और चौथी वरीयता मिलेगी हाइड्रोजन को। तो फिर से 1 2 3 चलो, तो 1 2 3 चलेंगे तो कैसे आ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। होना चाहिए था एस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हो जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हॉरिजेंटल जो ग्रुप जुड़ा है वो फोर्थ वरीयता वाला है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। यहाँ पर आओ, OH को मिलेगी फर्स्ट वरीयता, CHO को मिलेगी सेकेंड, CH2OH को मिलेगी थर्ड और H को मिलेगी फोर्थ। अब चलो 1 2 3 चलो, 1 2 3, तो ऐसे जाओगे इस बार, तो क्लॉकवाइज जा रहे हो बेटा, क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आर कॉन्फ़िगरेशन होना था, लेकिन फिर से फोर्थ वरीयता ग्रुप किधर आ गया, हॉरिजॉन्टल आ गया, इसलिए आर का क्या हो जाएगा, एस। तो बताओ फिर से कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, कार्बन का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो चेंज हुआ, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, ये भी जो दो पेयर दिए हैं आपको ये भी क्या है, एक दूसरे के एनांसियोमर है, क्या है, एनांसियोमर है।
आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहां पर देखो, क्या ये जो दो एग्जाम्पल दिए हैं इसमें कायरल कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हैं, क्या वो सारे ग्रुप कैसे हैं, सेम है, आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, ठीक। क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे के, क्या ये मिरर इमेज है? एक जगह पे ग्रुप में मिस्टेक हो गया, एक मिनट है ना, इसको सुधार देते हैं, यहां पर मिस्टेक हो गया। ओके, अब देखो, क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे के? बिल्कुल। अगर मैं यहां पर ऊपर पे मिरर लगा दूं, ठीक है, या फिर, अरे यार एक जगह और गड़बड़ी क्या, एक मिनट एक मिनट, CH2OH है ना, ये CH2OH है, ClBr नहीं है, हाँ ठीक है, अब ठीक है, ओके ओके, हाँ। अब देखो, CHO ग्रुप भी है, CH2OH ग्रुप भी है, Cl भी है, Br भी, यहाँ पे भी वही ग्रुप सेम है। अब यहाँ पे अगर नीचे मैं मिरर लगाऊं, यहां से नीचे अगर मैं मिरर लगाऊं, तो मुझे ये वाला सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट देख के पता लगा चुका हूं कि ये मिरर इमेज है, और मिरर इमेज दोनों है, मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के एनांसियोमर कहलाएंगे। इसको अगर मैं ए नाम दे दूं, इसको मैं बी नाम दे दूं, तो इनको मैं डायरेक्ट बोल दूंगा क्या, एनांसियोमर। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जस्ट इसके पहले वाले पेज में आपको बताया था कि वन कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए। आर कॉन्फ़िगरेशन एक में आ रहा है तो दूसरे में क्या होना चाहिए, एस। अगर दो किरल कार्बन वाले हैं और एक में मान लो आर आर आ रहा है तो दूसरे में एस एस होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ एक का आर और एक का एस आ रहा है, तो इधर जाओगे तो जिसका आर आ रहा था वो एस हो जाना चाहिए, और जिधर किसका एस आ रहा था तो उसका क्या हो जाना चाहिए, आर। मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए, इतना हमको पता है। किसके केस में, एनांसियोमर। ठीक है, आगे बढ़ते इन एग्जाम्पल पे आते। चलो, हम यहाँ पे फिर भी हमको पता है कि ये मिरर इमेज है एक दूसरे के, है ना, और ये क्या बोलना चाहिए, मिरर इमेज है एक दूसरे के, तो हम इसको डायरेक्ट एनांसियोमर बोल सकते हैं, पर भी हम लोग एक बार कॉन्फ़िगरेशन जरूर चेक कर लेंगे, चलो, क्योंकि गलती नहीं होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले वरीयता देते हैं। पहली वरीयता मिली ब्रोमीन को, दूसरी वरीयता मिलेगी क्लोरीन को, तीसरी वरीयता मिलेगी CHO ग्रुप को, और चौथी मिल रही है किसको, CH2OH ग्रुप को। ठीक है जी। अब यहाँ पे चलो 1 2 3 तीर लगाओ, तो 1 2 3 ऐसे चलेंगे, तो क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आया, आर। क्योंकि देखो फोर्थ वरीयता ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, आते हैं बी वाले ऑप्शन पे आओ, तो इसको फर्स्ट नंबर ब्रोमीन को, सेकंड ग्रुप को कौन सी किसको मिलेगी, क्लोरीन को, थर्ड नंबर पे क्या आया, CHO, और फोर्थ ग्रुप को जो वरीयता मिल रही है वो क्या मिल रही है, CH2OH ग्रुप को। ये जो मैं वरीयता दे रहा हूं बेटा, इसका बेसिक लेक्चर जो पहले RS नॉमेनक्लेचर वाला है वो हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको ये वरीयता देना नहीं आता है तो आप RS नॉमेनक्लेचर के लेक्चर को जाके अच्छे से देख लीजिए, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर से 1 2 3 तीर चलाओ, तो 1 2 3 देखो, ये 1 3 2 है, ऐसे नहीं जाना है, 1 2 3 चलना है। तो अब इस बार चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, एस। क्योंकि यहाँ पे फोर्थ वरीयता ग्रुप वर्टिकल है तो एस का एस ही रहेगा। इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, क्या आ गया यहाँ पे, एस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर के एग्जांपल पे आओ। देखो सबसे पहले कि कीरल कार्बन से जो चार ग्रुप यहाँ लगे हैं, वही चार ग्रुप यहाँ लगे हैं कि नहीं, और लगे हैं तो कनेक्टिविटी क्या है, सेम। अब मेरे को यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेक मारना है, जल्दी से देखो। यहाँ पर सबसे पहला नंबर किसको मिला, क्लोरीन। दूसरा नंबर टाइट्रियम को मिलेगा, तीसरा नंबर ड्यूटेरियम को मिलेगा, और चौथा नंबर प्रोटियम को मिलेगा। ठीक है जी। और 1 2 3 चलना है अपने को, तो 1 2 3 ऐसे जाएंगे, कैसे हो गए अपन, कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ ग्रुप कहाँ पे, वर्टिकल, इसलिए अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलेंगे, एस। क्या बोल देंगे, एस। यहाँ पर आओ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ है। तो 1 2 3 कैसे जा रहे हो, 1 2 3, 1 2 3 कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो होना क्या चाहिए, एस, लेकिन होगा क्या, आर। क्यों, क्योंकि फोर्थ वरीयता ग्रुप कहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गया। तो हमको याद रखना है, जो भी दो पेयर दिए हैं उनमें आपको सबसे पहले देखना है क्या वो उनमें कीरल कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हैं क्या उनकी कनेक्टिविटी सेम है, क्या सेम ग्रुप चारों के चारों जुड़े हैं। और ऐसा है तो बच्चों उनके अंदर कुछ नहीं करना आपको, केवल और केवल RS कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, अगर डिफरेंट आ रहा है मतलब वो एक दूसरे के एनांसियोमर होंगे। डन है बिल्कुल। अब देखो दो कार्बन वाले पे देख लो, दो दो कार्बन वाले एग्जांपल देख लो, दो कायरल सेंटर वाले एग्जांपल देख लो। यहाँ पर एक कायरल सेंटर है, यहाँ पे एक कायरल सेंटर है। कॉन्फ़िगरेशन देख लो जरा, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लो, क्या आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है कि नहीं। अब सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, यहाँ से अगर मैं मिरर ऐसे लगाऊं, तो मिरर लगाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आएगा, कि ये दोनों जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, देख के ही पता चल जा रहा है, ये ए और ये बी। ठीक है।
इधर जो ग्रुप राइट पे आ रहा है वो इधर लेफ्ट पे आया, यहाँ जो लेफ्ट पे वो उधर राइट पे गए। क्लियर? अब चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को देख के तो पता चल गया कि मिरर इमेज है, मतलब इनको प्रतिबिंब रूप बोलेंगे, पर भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखते हैं। जैसे फर्स्ट कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, क्लोरीन, इसको मिला फर्स्ट नंबर। दूसरा, इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा, लेकिन इस कार्बन से कौन जुड़ा है, क्लोरीन, तो इस कार्बन को क्या मिलेगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, और इस कार्बन को, सॉरी, इस कार्बन को क्या मिलेगा, थर्ड, और इस हाइड्रोजन को क्या नंबर मिला, फोर्थ। ठीक है जी। अब 1 2 3 तीर चलाना है, तो 1 2 3 तीर चलाओगे तो कैसे चले, अब कैसे चलाया आपने, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहे हो, मतलब बेटा क्लॉकवाइज अगर आप चल रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आर, लेकिन फिर से देख लो, हॉरिजेंटल ग्रुप जो है, फोर्थ नंबर वाला ग्रुप जो है हॉरिजेंटल है, इसी कारण से आर ना होते भी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस, क्या हो जाएगा, एस। अब आते हैं इधर, इसको ना मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, एस। ठीक है जी। अब इस कार्बन पे आते हैं, इस कार्बन पे अगर हम आते हैं तो पहले हम लोग वरीयता देंगे, क्या देंगे, वरीयता दे देते हैं। यहाँ पे क्लोरीन था। देखिए, ये कायरल कार्बन है, इससे कौन जुड़ा है, पहला क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। दूसरा नंबर आएगा इस वाले कार्बन को, तीसरी वरीयता जाएगी इस कार्बन को, और चौथी वरीयता जाएगी हाइड्रोजन को। तो 1 2 3 चलो, फिर से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, और एंटी क्लॉकवाइज आप जा रहे हो तो होना क्या चाहिए था, इस बार एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो होना क्या चाहिए था, कॉन्फ़िगरेशन एस, कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, एस, लेकिन होगा क्या, आर। तो ये वाले कॉन्फ़िगरेशन इस कार्बन का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन आर। बोलो क्लियर है? ठीक। अब यहां पर देखो, यहां ऊपर वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर एस है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, आर, आप निकाल के देख लेना। और यहाँ दूसरे वाले कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो इसका क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आया कि नहीं आया, इसलिए ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एनाइंस्टियोमर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एनाइंस्टियोमर हो जाएंगे। अब ये दो एग्जांपल और देखो, यहाँ पर इस कीरल कार्बन से, इस कीरल कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हैं, सिमिलर ग्रुप यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, अगर दिखाई दे रहे हैं तो फिर आ जाइए इधर। ओके, ओके, क्या आपको ये दोनों के दोनों, जो दो दो कायरल सेंटर रखने वाले जो मॉलिक्यूल मैंने अब बनाया है, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं, यस, और मिरर इमेज है बेटा, तो हम डायरेक्ट इनको एनांसियोमर बोल सकते हैं। मतलब ये दोनों किरल कार्बन का जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसमें जस्ट उसके अपोजिट आएगा ये दोनों किरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। निकाल के देख लेते हैं, चलो इस कायरल कार्बन पे आओ, इसको मिलेगा फर्स्ट नंबर, इसको मिलेगा सेकेंड, इस कार्बन को मिलेगा थर्ड, और इसको मिलेगा फोर्थ, इसको मिलेगा थर्ड, इसको मिलेगा फोर्थ। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाना। तो 1 2 3 ऐसे चलेंगे आप, 1 2 3 ऐसे चलोगे तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन आया, इसको तो 4 मिलेगा ना, और यहाँ पे नीचे वाला जो कार्बन है इसको क्या मिलेगा, थर्ड नंबर। चलो मैं लिख दे रहा हूँ अभी, फिर आप देख लेना इसको। तो 1 2 3 चलेंगे, तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही आओगे, तो एंटी क्लॉकवाइज आप जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज आप जा रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, एस आएगा, कैसे आएगा, एस। फोर्थ वरीयता ग्रुप काय पे है, फोर्थ वरीयता वाला जो ग्रुप है वो है बेटा वर्टिकल लाइन पे, तो क्या आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, यस आ जाएगा। इस पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, एस। ओके, नीचे वाले कार्बन पे आओ, यहाँ पे फर्स्ट नंबर किसको दोगे, क्लोरीन को, सेकेंड नंबर दोगे ऑक्सीजन को, थर्ड नंबर इस कार्बन को जाएगा, और फोर्थ नंबर इस ड्यूटेरियम वाले हाइड्रोजन को जाएगा। ठीक है, 1 2 3 चलो, तो 1 2 3 इस बार कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे भी एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, क्या आएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, क्योंकि डी वाला, सॉरी, जो फोर्थ वरीयता वाला ग्रुप है वो कैसा आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है, कैसा आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है। तो अब इसका जो आपके पास मिरर इमेज है, इसका आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेना, तो इस वाली जगह पे क्या आएगा, आर, और इस वाली जगह पे भी क्या आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, इधर दोनों कार्बन पे अगर एस एस आ रहा है तो वहां कंफर्म है कि वहां पे आर आर कॉन्फ़िगरेशन ही आएगा। समझ में आई बात के सबको? तो एनांसियोमर जो है, एनांसियोमर जो है अपन समझ पा रहे हैं कि जो एनांसियोमर है उसके हमने काफी सारे एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, अब इसके जो दो टाइप अभी आगे हम लोग डील करने वाले हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। तो इस लेक्चर में बेटा इतना ही काफी रहेगा, अच्छे से आप पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए और प्रॉपर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए। और इसके हम प्रीवियस क्वेश्चन भी हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में नीट में आए हैं, पीएनएसटी में आए, वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। आपके कॉन्सेप्ट के बाहर से कुछ भी नहीं होगा, बस आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते रहे, चीजों को कंटिन्यू करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। जय हिंद।